तो हेलो यारो, मेरा नाम है सागर। तुम लोग देख रहे हो हिस्ट्री सिने कॉमिक्स और आज की इस वीडियो में मैं टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स द लास्ट रोनिन की कहानी की तीसरी इशू को पूरा कवर करने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले रिकैप। पिछले 2 इश्यूज में हमें पता चला कि टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स खत्म हो चुके हैं और अब चारों भाइयों में सिर्फ एक ही बचा है, माइकल एंजेलो, जो अब खुद को रोनिन बुलाता है। हमने देखा कि वो कैसे मुश्किलों से गुजरते हुए अपने परिवार के कातिल फुट क्लैन के आखिरी वारिस ओरुको हिरोटो तक पहुंचा, जो असल में काराई का बेटा और श्रेडर का पोता है। माइकी ने हिरोटो के खिलाफ अकेले जंग छेड़ी, पर वो हार गया। अधमरी हालत में बिना किसी उम्मीद के वो खुद को मार नहीं वाला था, पर किसी ने उसे बचा लिया। जब उसने अगली बार अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को अपने घर में पाया, जहां उसके सामने खड़ी थी अप्रैल ओनील, जिसे वो सालों पहले मर चुकी समझ रहा था। यही नहीं, हमें पता चला कि अप्रैल की एक बेटी भी है, केसी मरी जोन्स। साथ ही हमने देखा कैसे रफाइल ने अकेले फुट क्लैन और काराई के खिलाफ एक बड़ी जंग लड़ी। अंत में वो जीत नहीं पाया, पर हारा भी नहीं। उसने फुट आर्मी का एक बड़ा हिस्सा मिटा दिया और अपने आखिरी सांस तक लड़कर काराई को कोमा में भेज दिया। तो अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी की शुरुआत रैफ और काराई के बीच हुई जंग के 10 साल बाद होती है, जहां फुट क्लैन के सभी जनरल्स के बीच ओरुको हिरोटो के 16वें जन्मदिन पे उसे फुट क्लैन का आखिरी वारिस होने के नाते नया लीडर घोषित किया जाता है। हिरोटो वहां मौजूद सभी जनरल्स के आगे झुक के उनका नया मास्टर बनने की शपथ लेता है। वो अपने कटाना हाथों में लेकर खड़ा होता है और उनसे कहता है कि पूरी इज्जत के साथ वो अपनी इस नई जिम्मेदारी के लिए तैयार है। 10 साल हो चुके उस दिन को जब मेरी माँ ओरुको काराई माटो क्लैन के म्यूटेंट से लड़ते हुए बुरी तरह से जख्मी हुई। तब से वो कोमाटो स्टेट में है। आज फुट क्लैन के नए मास्टर के रूप में मैं अपना पहला कमांड देने के लिए तैयार हूँ। एक प्रस्ताव है जो बातचीत के लिए हमाटो क्लैन के सभी लीडर्स को, जो जापान में रहते हैं उनको भी, और न्यूयॉर्क में रह रहे मास्टर स्प्लिंटर को भी। हिरोटो अपना कटाना शीत करते हुए कहता है, यह जंग बहुत लंबा चल चुका है, अब वक्त है शांति की बात करने का। कहानी आज के न्यूयॉर्क पे आती है, जहाँ हिरोटो पूरे शहर में एक लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है। सभी न्यूयॉर्क वासियों, मेरे शहर के लोगों, करीब 20 सालों से मैंने तुम सभी को सुरक्षित रखा और आगे बढ़ने दिया मर्जी से, मेरी मर्जी से। मैं अकेला तुम सभी की किस्मत का मालिक हूँ, तो सुनो मेरी बात और ध्यान से सुनो। इस शहर में तुम सभी के बीच एक जानवर घूम रहा है और वो इस शहर में एक ही कारण से आया है, मुझे और मेरे बनाई इस जन्नत को मिटाने के लिए। यह माफ़ी लायक नहीं है। मेरे खिलाफ की गई किसी भी चाल की सिर्फ एक ही सज़ा है, मौत की सज़ा। और मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक यह जानवर पकड़ा ना जाए। तो आज रात और अभी से जब तक कोई नया नोटिस जारी ना किया जाए, यह शहर मार्शल लॉ के अंडर रहेगा। और एक चीज़ कान खोल के सुन लो, जो भी इस जानवर को अपने घर में जगा देगा उसकी किस्मत में मौत नहीं होगी, नहीं, तुम्हारी मौत से भी बदतर होगी। हिरोटो का स्पीच खत्म होने से पहले ही रोबोकॉप्स अपना काम शुरू कर चुके थे। पास के एक गली में खड़े केसी के दोस्त और क्रूमेट्स ये सब कुछ देख रहे होते, पर वो लोग किसी का कांटेक्ट कर पाए उससे पहले ही सारे कम्युनिकेशन लाइंस जाम कर दिए गए थे। वहाँ माइकी घर में अपने बिस्तर पे बैट मास्टर स्प्लिंटर के जर्नल को फिर से पढ़ रहा होता है कि तभी टॉनी वहाँ सभी से कहते हैं कि केसी मरी में कुछ बात तो है, वो बुक स्मार्ट भी है और स्ट्रीट स्मार्ट भी। लियो टॉनी की बात से सहमत होता है, पर कहते हैं कि केसी का दिमाग खराब हो गया है अगर उसे लगता है कि वो हिरोटो के खिलाफ इस लड़ाई में किसी भी तरह से मदद कर सकती है। लाइक वो कितने की है, 17 की, 16 की, और अभी से फुट क्लास से भिड़ रही है। तो सुना सुना सा लग रहा है, माइकी लियो से कहता है। डॉनी माइकी को टोकते हुए कहता है कि किसी भी तरह से एक बात नहीं है कि उन सभी ने उनकी पूरी ज़िंदगी बस ट्रेनिंग ही की है। रैप डॉनी की बात को कंटिन्यू करते हुआ कहता है, और मेरे भाई, वो हमारी तरह म्यूटेंट भी नहीं है, वो बस एक बच्ची है, अप्रैल और केसी की वो भी। वो सभी ऐसे ही आपस में बहस कर रहे होते हैं कि तभी माइकी को महसूस होता है कि कमरे की तरफ कोई आ रहा है। वो अपना साई हाथों में लेकर तैयार होता है कि तभी केसी कमरे में आती है। माइकी उस साई को वापस टेबल पर रख देता है। केसी माइकी से हंसते हुए कहती है, वो आराम से, मैं बस सोच रही थी कि कोई निंजा वाली चीज़ है क्या, अकेले अंधेरे कमरे में खुद से बात करना। माइकी जवाब में कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है, और एक निंजा होना कमरे में छुपके घुसने से भी कहीं ज़्यादा है। केसी माइकी से माफ़ी मांगती है और कहती है कि उसका इरादा ऐसे छुपके घुसने का नहीं था। वो बस ये बताने आई थी कि अप्रैल उससे मिलना चाहती है और वो खुद ऊपर जा रही है उसकी क्रू से मिलने। माइकी उसे बताता है कि अब ऐसा करना सही नहीं होगा, जिसके जवाब में केसी हंसते हुए कहती है कि वो मजाक अच्छा कर लेता है, बट वो उसे परमिशन नहीं मांग रही थी। जाते जाते वो माइकी को बताती है कि अप्रैल उसे लैब में मिल जाएगी। केसी के वहाँ से जाते ही माइकी भी अप्रैल से मिलने लैब में जाता है। दरवाज़ा खोलते ही उसे नजर आता है कि अप्रैल कंप्यूटर पर कोई काम कर रही है और कमरे के बीचों बीच टेबल पर एक सर रखा हुआ है। सर उसके एक पुराने दोस्त का, जिसको वापस देखने की उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। माइकी शौक में उस सर की तरफ देखते हुए कहता है, फूजिटॉइड। अप्रैल उसे कहती है कि हाँ, ये वही है, ये कम से कम जो कुछ भी उसका बचा हुआ है। वो कहती है कि वो धीरे धीरे उसे सबको समझाना चाहती थी, पर शायद उनके पास उतना टाइम नहीं है क्योंकि बहुत जल्द यह चीज़ें बिगड़ने वाली है। अप्रैल की बात पूरी होते ही माइकी उससे पूछता है कि बहुत जल्द से उसका क्या मतलब है। अप्रैल, शायद अब वक्त आ चुका है बीते सालों में वही चीज़ों से कैचअप करने का। और इसी के साथ कहानी फिर से पास्ट में लौटती है, जहां डॉनी और मास्टर स्प्लिंटर जापान जाने की तैयारी कर रहे थे, एक आखिरी बार फुट क्लैन के साथ समझौते की कोशिश करने के लिए। एक तरफ डॉनी, हनीकट और अप्रैल टेक ऑफ से पहले उनके जेट पे फाइनल टेस्टिंग्स कर रहे थे,
वहाँ दूसरी तरफ मास्टर स्प्लिंटर लियो और माइकी को समझा रहे थे कि उनकी गैर मौजूदगी में न्यूयॉर्क में उन्हें क्या क्या करना होगा और उससे ज़्यादा ज़रूरी उन्हें क्या नहीं करना होगा। लियो मास्टर स्प्लिंटर की बातों पर हामी भरता है, पर वो उनसे ये भी कहता है कि उसे अच्छी तरह याद है कि आखिरी समझौते के बाद क्या हुआ था। वो मास्टर स्प्लिंटर से पूछता है, क्या आपको सच में लगता है कि हिरोटो का इरादा से बात करने का है? मास्टर स्प्लिंटर कुछ भी बोल पाए उससे पहले माइकी कहता है कि उसी हिरोटो पे भरोसा नहीं है कि वो आखिरकार है तो एक ओरुको ही और उनको झूठ बोलने के सिवा और कुछ नहीं आता। मास्टर स्प्लिंटर जवाब में कहते हैं कि हाँ वो सही है, पर ये पुरानी बातें हैं। एक ओरुको होने के बावजूद हिरोटो ने भी उनकी ही तरह इस जंग में काफ़ी कुछ खोया है और शायद अब वक्त आ चुका है सालों से चल रहे इस बदले के खेल को ख़त्म करने का। एक आखिरी गुड बाय के साथ मास्टर की बात खत्म होते ही डॉनी जेट का क्लॉक चालू करके टेक ऑफ कर देता है। लेकिन कहीं दूर अपने कंट्रोल रूम में बैठा स्टॉकमैन उनका जेट टेक ऑफ होते हुए देख रहा होता है और उनके थोड़ी दूर निकलते ही वो अपने स्ट्राइक टीम को आगे बढ़ने के लिए कह देता है। अब अपने म्यूटेंट दोस्तों के पीछे नहीं छुप सकते हनीकट, स्टॉकमैन हंसते हुए कहता है। उसकी स्ट्राइक टीम आगे बढ़ने लगती है और फ्रीक्वेंटली उसे सारे अपडेट्स दे रही होती है। सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक चल रहा होता है कि तभी अचानक कहीं से 3 एरोस फायर होते हैं और एक ही झटके में उसके 3 स्ट्राइकर्स को मार गिराते हैं। बाकी सारे कुछ भी समझ पाए उससे पहले ही उनके ऊपर भी एरोस की बरसात होने लगती है। एक बंदा किसी तरह स्टॉकमैन को रेडियो करके बताता है कि उनके ऊपर हमला हो चुका है। स्टॉकमैन रेडियो पे चिल्लाते हुए कहता है, बेवकूफो, सिर्फ 30 सेकंड लगाई तुमने इस पूरे मिशन को बर्बाद करने के लिए, बाकी सबको छोड़ो, बस उस रोबोट को उठाओ और जल्दी वहां से निकलो। वहाँ बेस पे लियो अलार्म्स की आवाज़ सुनकर देखने आता है कि क्या प्रॉब्लम है। सीसीटीवी को ऑपरेट करता हुआ बंदा लियो से कहता है कि अलार्म्स की आवाज़ सीवर के डिफेंस सिस्टम से आ रही है कि फुट सोल्जर्स हर तरफ से आना शुरू कर चुके हैं। लियो तुरंत अपने सभी सोल्जर से बाहर के सभी दरवाजों को लॉकडाउन पर डालने के लिए कहता है, अपना अपना पोजीशंस ले लो, मुझे हर एक एक्सेस पॉइंट पे लोग तैनात चाहिए। लियो बाकियों को रेडियो करता है। लियो केसी से रेडियो पे उसकी लोकेशन पूछता है। जवाब में वो कहता है कि वो फिलहाल हैंगर में है। अलार्म्स की आवाज़ मिलते ही वो और माइकी हनीकट और एप्रिल को लेके यहाँ आ गए कि वो सभी बाकी बचे टेक क्रू के साथ फिलहाल तैयार हो रहे हैं उनकी तरफ आने के लिए। वो सभी वहाँ से भागना शुरू ही करते हैं कि तभी उनके ऊपर की छत और आसपास की दीवारें टूटने लगती है। केसी जल्दी से लियो को रेडियो करके इन्फॉर्म करता है कि फुट सोल्जर्स दरवाजे और छत के एक्सेस पॉइंट को तोड़ के अंदर आना शुरू कर चुके हैं। वो लियो से पूछता है कि क्या वो लोग अब अंडरग्राउंड जाएंगे, जिसके जवाब में लियो कहता है कि नहीं, फुट सोल्जर्स वहाँ पहले ही पहुँच चुके हैं। वो केसी से सभी को मेन कंपाउंड में ले जाके जितने हो सके उतने लोगों को सेफ रूम तक पहुंचाने के लिए कहता है कि तभी अचानक लियो के कमरे में सीलिंग को तोड़ते हुए कुछ हेवीली आर्मर्ड फुट सोल्जर्स उसके ऊपर कूद पड़ते हैं। लियो अपना कटाना निकाल कर तैयार होता है। वो केसी को वापस रेडियो करके उसको वहाँ जितनी जल्दी हो सके बैकअप के साथ पहुंचने के लिए कहता है और वो खुद अकेले उन सभी फुट सोल्जर से लड़ने लगता है। वहाँ माइकी और केसी सभी को लेकर मेन कंपाउंड तक पहुंच चुके थे। अपने आसपास ये सब कुछ होता हुआ देख माइकी उस समय केसी से कहता है, मैंने पहले ही कहा था फुट क्लैन पे भरोसा नहीं किया जा सकता, उनको झूठ बोलने के अलावा और कुछ नहीं आता। केसी माइकी की बात समझ रहा था पर अभी गुस्सा करने के लिए टाइम नहीं था। उसने माइकी से कहा कि वो पहले जल्दी से हनीकट और एप्रिल को सेफ रूम तक पहुंचा कर आए, फिर वो इन फुट के कम्युनिस्ट से निपटना शुरू करेंगे। माइकी केसी की बात मान के एप्रिल और हनीकट को सेफ रूम में ले जाने लगता है। ये सब स्टॉकमैन करवा रहा है, उसने कोई तरीका ढूंढ लिया है मुझे ट्रैक करने का, हनीकट उन दोनों से कहता है कि तभी एक और धमाका होता है और दीवारों को तोड़ते हुए रोबो निंजास अंदर आने लगते हैं। ये लोग इंसान तो नहीं हो सकते, तो ये है क्या चीज़? चल पता लगाते हैं। केसी दोनों हाथों में एक हॉकी स्टिक और एक बेसबॉल बैट लेके उनके ऊपर कूद पड़ता है पर उन रोबोट्स के मेटल बॉडी पे लगते ही उस हॉकी स्टिक के टुकड़े हो जाते हैं। वहाँ एक दूसरा रोबोट मलबे के बीच पड़े हनीकट तक पहुंच जाता है। टारगेट मिल चुका है, बहुत अच्छे, अब जल्दी से उसे मेरे पास लेके आओ, स्टॉकमैन रेडियो पे कहता है। वो रोबोट हनीकट को उठाने ही वाला होता है कि तभी पीछे से माइकी अपने नंचक से एक ही वार में उस रोबोट का गला काट देता है, लेकिन उसी वक्त वो रोबोट फट जाता है जिससे वो तीनों उड़ते हुए दूर जा गिरते हैं। निकम्मो, अभी माउसर्स भेजो सारे के सारे। और स्टॉकमैन के ये कहते ही एक ट्रक में से कई 100 माउसर्स उड़ते हुए मेन कंपाउंड की तरफ जाने लगते हैं। वहाँ पहले वाला धमाके से निकलते ही माइक और एप्रिल तुरंत अपने काम पर लग जाते हैं। माइक एक दूसरे रोबोट को जमीन पर अपने नंचक से दबा के रखता है और एप्रिल हनीकट को मलबे से निकालने लगती है। माइक एप्रिल से पूछता है कि क्या वो ठीक है और क्या वो हनीकट को लेकर सेफ रूम में जाके खुद को लॉक कर सकती है। एप्रिल जवाब में कहती है कि वो ठीक है, लेकिन प्रोफेसर की हालत ख़राब है और मलबे की वजह से सेफ रूम का दरवाज़ा जाम हो चुका है, जिसके जवाब में माइकी उससे कहता है कि उसे जितना हो सके वो करे, तब तक वो इनको जितनी देर हो सके रोक के रखेगा। वहाँ कॉम्पाउंड में केसी अभी भी उस रोबोट से लड़ रहा होता है। हॉकी स्टिक का उस पर कोई असर न होने की वजह से वो इस बार अपने बैग से एक क्रिकेट बैट निकालता है। वो उस रोबोट पर हमला करने ही वाला होता है कि उससे पहले वो रोबोट एक पंच में केसी को दूर फेंक देता है। अपने आसपास गिरी हुई चीज़ों में केसी को एक स्लेज हैमर मिलता है, जिससे इस बार वो एक ही वार में उस रोबोट को मार गिराता है। उस एक रोबोट से निपटने के बाद अगली लड़ाई के लिए तैयार केसी लियो के साथ जाके खड़ा हो जाता है। उनके सामने कई रोबो निंजास और हज़ारों नहीं तो कई 100 उड़ते हुए माउसर्स की एक फौज। तो सर जी क्या प्लान है, केसी मजाक में लियो से पूछता है। यार ऐसा रोज़ रोज़ थोड़ी देखने को मिलता है। माइकी, हम इनको यहाँ रोक के रखते हैं, तो बाकी बच्चे सभी को यहाँ से निकाल, फिर मास्टर और टोनी को इन सब के बारे में खबर पहुँचा। इनसे निपटने के बाद हम तेरे पीछे आएंगे। कमीने साले, खुद से कुछ नहीं हो रहा तो रोबोट्स भेज दिए। माइक, लियो जैसे बोल रहा है वैसे कर, बाकी हम संभाल लेंगे।
और ये कह के लियो और केसी स्टॉकमैन की पूरी रोबोट आर्मी पे अकेले कूद पड़ते हैं। लेकिन उनके पीछे सेफ रूम के दरवाजे पे खड़े हनीकट को साफ समझ आ रहा था कि इस लड़ाई का अंत उनके दोस्तों के लिए अच्छा नहीं हो सकता और उनको सिर्फ एक ही रास्ता दिख रहा था इस लड़ाई को ख़त्म करने का, खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना। वो चिल्लाते हुए कहते हैं, मुझे पता है स्टॉकमैन तुम मुझे ले जाने आए हो, पर तुम मेरे किसी भी दोस्त को नुकसान पहुंचाओ या फिर से मुझे कैद करो उससे पहले मैं खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लूंगा। तुम जो चाहते हो वो मैं नहीं होने दूंगा स्टॉकमैन। वहाँ दूसरी तरफ स्टॉकमैन ये सब कुछ सुन रहा होता है। अपने हाथों में एक ट्रिगर लेके वो एक हल्की सी हंसी के साथ कहता है, ठीक है हनीकट, पर अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो किसी के भी नहीं हो सकते। सेकंड्स के अंदर कंपाउंड में उड़ते हुए सभी माउसर्स की आंखें लाल ग्लो होने लगती है और कोई कुछ समझ पाए उससे पहले ही एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है। धुएं और मलबे के बीच बचता है तो सिर्फ केसी का मास्क और लियो का कटाना। वापस आज पे आते हुए केसी मरी सीवर से होते हुए लोअर डिस्ट्रिक्ट के एक सब स्टेशन तक पहुंचती है। चारों तरफ मची भगदड़ और तबाही को देख वो पूरी तरह से चौंक जाती है। मुझे पता था हिरोटो सन की है, पर इतना ज्यादा। केसी ये सोचते हुए सबवे से बाहर आती है कि तभी उसे दूर खड़े अपने क्रूमेट्स दिखते हैं जो उसे बुला रहे होते हैं। केसी के उनके पास पहुंचते ही वो उसे हिरोटो के शुरू के मार्शल लॉ के बारे में सब कुछ समझा देते हैं। वो उसे बताते हैं कि उसके म्यूटेंट दोस्त की वजह से उनके सालों की मेहनत, उनका पूरा रेजिस्टेंस खतरे में आ चुका है। केसी सब कुछ सुनकर उन्हें बताती है, पहली बात वो मेरा म्यूटेंट दोस्त नहीं है, और दूसरी बात, हाँ यह चीज़ें काफ़ी बिगड़ चुकी है पर अभी घबराने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। पहले वाक्यों तक इन सब के बारे में खबर पहुंचानी होगी। फिलहाल मैं एक चीज़ पे काम कर रही हूँ तो उन्हें आगाह करना होगा कि वो लोग तैयार रहे। केसी अपनी बात पूरी करती ही है कि तभी एक आर्मर टैंक उनके पीछे की दीवार को तोड़ते हुए उनकी तरफ आने लगती है। केसी अपने क्रूमेट्स को अंडरग्राउंड जाने के लिए कहती है लेकिन कहीं से दो रोबो निंजा गार्ड्स उनका रास्ता रोक के खड़े हो जाते हैं। केसी अपने दो सबसे स्ट्रॉन्ग क्रूमेट्स को उन रोबोट से निपटने के लिए कहती है। केसी का प्लान काम कर जाता है और उन गार्ड से निपटने के बाद वो सभी एक साथ भाग निकलते हैं। केसी उनसे कहती है कि उन सभी के लिए यहाँ से अलग अलग जाना बेहतर होगा कि वो लोग अंडरग्राउंड टनल्स के थ्रू जितने लोगों तक हो सके बात पहुँचाए और 1 घंटे में किसी के घर पे मिले, लेकिन तब तक के लिए कोई भी किसी भी हालत में टनल से बाहर ना निकले। केसी सीवर्स के थ्रू होते हुए अप्रैल को वार्न करने अपने घर जाने लगती है, लेकिन उसे जल्द समझ आ जाता है कि इतने ट्विस्ट और टर्न्स के चलते वो तय के समय के अंदर लेयर तक नहीं पहुंच पाएगी और इसी वजह से वो डिसाइड करती है कि उसे अपना ही बनाया रूल तोड़ना होगा और वापस ऊपर रास्तों से जाना होगा। केसी एक मैन होल से बाहर आती है कि तभी उसे दिखता है कि एक निंजा गार्ड एक बूढ़ी औरत को परेशान कर रहा होता है। केसी गुस्से में उस रोबोट के ऊपर कूद पड़ती है और उस औरत को वहां से भागने के लिए कहती है। कुछ देर ऐसे ही हाथापाई करने के बाद केसी अपने पैर से उस रोबोट का गला तोड़ देती है, लेकिन उसी वक्त तो और गार्ड्स वहां पहुंच जाते हैं। केसी को समझ आ जाता है कि वापस लड़ने से उसका बस टाइम वेस्ट होगा और इसीलिए उस औरत की सेफ्टी तक पहुंचते ही केसी उन गार्ड से पीछा छुड़ाने वहां से भाग निकलती है। वहाँ लैब में अप्रैल माइकी के एडवांस म्यूटेशन को स्टडी करने के लिए उससे ब्लड एक्सट्रैक्ट कर रही होती है कि तभी माइकी फूजीरोड के सर को देखते हुए उससे पूछता है कि डैमेज कितना बुरा है, कि क्या अभी भी हनीकट अंदर होगा। जिसके जवाब में अप्रैल कहती है कि वो उम्मीद करती है कि हनीकट अब भी अंदर हो, पर ऐसा हो भी सकता है या नहीं भी। अप्रैल आगे उसे बताती है, आखिरी बार यानी जंग के समय स्टॉकमैन ने किसी तरह हमारा डिफेंस फायरवॉल हैक कर लिया था जो फूजीरोड ने हमें छुपा के रखने के लिए बनाया था, और इसी वजह से उसे एग्जैक्टली पता था हम सब कहाँ हैं। और अभी वापस फूजीरोड को एक्टिवेट करना ऐसा होगा जैसे एक जोरदार सिग्नल भेजना कि आओ हमें मार के जाओ। माइकी टॉपिक को बदल के अप्रैल से पूछता है कि उस आखिरी धमाके के बाद क्या हुआ था, कि अप्रैल यहाँ पहुंची कैसे, और तब अप्रैल उसे बाकी सब बताना शुरू करती है। धुएं के हटने के बाद एक रेस्क्यू टीम ने मुझे मलबे से बाहर निकाला और हॉस्पिटल ले गए, जहाँ करीब 1 हफ्ते बाद मेरी आँख खुली और मुझे पता चला कि उस धमाके में मैंने अपना पति, अपने दोस्त, एक हाथ और एक पैर खो दिया है। और सरप्राइज, मैं प्रेग्नेंट थी। मुझे एक बहुत ही लंबे टाइम तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा, बहुत सारे फिजिकल और मेंटल थेरेपी की ज़रूरत पड़ी, और जब मुझे डिस्चार्ज किया गया तब मेरे पास चमचमाता एक नया हाथ और एक पैर था और मेरे हाथों में एक बच्चा। इस दौरान हिरोटो ऑलरेडी न्यूयॉर्क पे कब्जा करना शुरू कर चुका था और मुझे पता था मैं वैसे हालात में शहर में नहीं रह सकती, तो मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। मैं केसी मेरी को लेके यहाँ लेयर में आ गई। अप्रैल की बात खत्म होने के बाद माइकी उससे पूछता है कि फिर उसे फूजीरोड का सर कहाँ से मिला, जिसके जवाब में अप्रैल कहती है कि केसी और लियो की स्ट्राइक टीम के कुछ लोग जो इस जंग में मारे नहीं गए थे वो लोग कॉम्पाउंड में वापस गए थे और उन्हीं को फूजीरोड इस हालत में मिला। जिससे मुझे याद आया कि केसी ने मुझे तुम्हारे एशिया के पहाड़ों में उस ट्रेनिंग के बारे में बताया, पर उसने ये नहीं बताया कि तुम वहाँ इतनी दूर पहुँचे कैसे। अप्रैल माइकी से कहती है, सच कहूँ तो अभी भी सब कुछ बहुत धुंधला सा है। आखिरी चीज़ जो मुझे याद है, मैं तुम्हें और हनीकट को सेफ रूम तक ले जा रहा था, फिर अचानक एक धमाका हुआ जिसने मुझे उड़ा के बहुत दूर जाकर फेंका। मुझे कोई भी अंदाज़ा नहीं है मैं कितनी देर वहीं पे बेहोश पड़ा रहा, लेकिन जब मेरी आंखें खुली सब कुछ जल के राख हो चुका था और मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि उस धमाके के बाद कोई भी जिंदा बचकर निकल पाया होगा। तो उस समय मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। मैं किसी तरह खुद को खींच के सीवर्स तक ले गया और वहाँ से यहाँ लेयर में मैंने डॉनी को कांटेक्ट करने की कोशिश की, उनको वार्न करने के लिए, पर कोई जवाब नहीं आया। उस समय मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी कि मुझे किसी तरह उनको बचाना होगा, तो मैंने लेयर से कुछ चीज़ें उठाई, हथियार वगैरह, और मैं जापान जा रही एक प्लेन के कार्गो में छुप गया। मैं बस उम्मीद कर रहा था कि मैं टाइम पे पहुंच जाऊं। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझे और क्या करना चाहिए। ये सब कुछ सुन के अप्रैल माइकी से कहती है कि उसे पता है कि वो इस वक्त क्या सोच रहा है,
पर वो अपने दिमाग में गलत ख्याल ना रखे, क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसमें उनकी किसी भी तरह से गलती नहीं थी। मुझे बहुत सारा टाइम लगा ये समझने के लिए कि उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था जो मैं कर सकती थी जिससे जो हुआ वो ना हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो अभी हो रहा है वो मैं चुपचाप सहूंगी। शायद मुझे पता है हिरोटो को कैसे हराना है। तो आपको हमें अभी बताना होगा कैसे मॉम, क्योंकि बाहर हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। केसी हाफ तो वो अप्रैल से कहती है। अप्रैल माइकी और वहाँ मौजूद सभी को उसका पूरा प्लान समझाती है। माइकी सब कुछ सुन के अप्रैल से कहता है कि उसको ओवरऑल प्लान का कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है, पर इस मिशन के सक्सेस के चांसेस करोड़ों में एक है, प्लस इस लड़ाई में कई जाने जाएंगी। तो मुझे बताना मैं गलत हूँ कि नहीं। हमारे इस पूरे लड़ाई को जीतने के चांसेस सिर्फ इस एक बात पर डिपेंड करता है कि हम बैक्सटर स्टॉकमैन के अपने हेडक्वार्टर, जो कि तुम्हारे हिसाब से किसी किले से कम नहीं है, हम सभी हिरोडो से पहले उस पर हमला करके उसे निपटाएंगे। और हमारा स्टॉकमैन के खिलाफ जीतना सिर्फ एक पॉसिबिलिटी पे डिपेंड करता है कि हम लड़ाई के दौरान हनीकट को एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे, और अगर वो जागता है तो शायद वो हमारी मदद कर सके स्टॉकमैन टेक से निपटने में। मुझे माफ करना, पर ये एक बहुत बड़ा रिस्क है जो मैं अभी लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। माइकी की बातें सुन के केसी गुस्से में उससे कहती है, कम से कम ये प्लान एक 100 साल बुरे म्यूटेंट टर्टल के अकेले हिरोडो से लड़ने से तो बेहतर ही है। और जैसा मैंने पहले भी कहा था, हमें तुम्हारे परमिशन की जरूरत नहीं है। तुम्हारे आने से पहले भी यहाँ लोग मर रहे थे, पर तुमने चीजें और भी खराब कर दी है। अप्रैल चिल्ला के दोनों को शांत होने के लिए कहती है और माइकी का हाथ पकड़ के उसके साथ चलने के लिए कहती है। दोनों चलते हुए गराज तक जाते हैं। अप्रैल रास्ते में उसे बताती है कि उसने सालों तक फुजिरोड पे स्कीमेटिक्स रन किए हैं और वो पूरी तरह से श्योर है कि वो अभी भी अंदर है, बस स्लीप स्टेट में, ताकि कोई उसे डिटेक्ट न कर पाए। और कोई से उसका मतलब है स्टॉकमैन। और इसी वजह से रॉक बॉटम पे सभी लोग लोटेक डिवाइसेस यूज करते हैं ताकि स्टॉकमैन उनको हैक न कर सके। अप्रैल कीपैड पे कुछ नंबर्स दबाती है जिससे गराज का दरवाज़ा खुलता है। वो आगे बताती है कि वो सालों से इसी दिन का इंतजार कर रही थी, तैयार हो रही थी उनके आज़ादी की इस आखिरी लड़ाई के लिए। लेकिन वो उन लोगों में से नहीं है जो सिर्फ उम्मीद लगा के बैठी रहे। वो इस पूरे टाइम प्लान कर रही थी, चीज़ें बना रही थी। और ये कह के दोनों गराज के अंदर जाते हैं जहाँ अप्रैल उसे अपना सबसे बेहतरीन काम दिखाती है, एक हेविली आर्मर्ड टैंक उनके हिरोटो के खिलाफ लड़ाई को फेयर बनाने के लिए। तो क्या ख्याल है, डॉनी को ये पसंद आता ना? एंड दैट्स इट फॉर दिस इशू। आई होप तुम लोगों को ये स्टोरी पसंद आई हो। ऑब्वियसली पसंद आएगी, मैंने थोड़ी लिखी है, मैं बस तुम लोगों की दादी हूँ, ठीक है। मैं तुम लोगों को बस कहानियाँ सुनाता हूँ अपने स्टाइल में। आई होप तुम लोगों को मेरा नरेशन पसंद आया हो। आई थिंक मैं ऑलमोस्ट 20 या 25 दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अगर तुमने मेरा कम्युनिटी पोस्ट अभी तक नहीं देखा है तो तुमको बता दूं, मैं वायरल फीवर से सफ़र कर रहा था एक बहुत लंबे टाइम तक, ऑलमोस्ट 1-2 हफ्तों तक तो सिर्फ मुझे फीवर था। और उसके बाद धीरे धीरे मेरा जो गला है उसको क्लियर होने में और 1 हफ्ते के आसपास लगा। तो यस, आई एम सॉरी। एंड जो इस वीडियो की बात कर लेते हैं, आई होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आई है तो लाइक कर देना, कमेंट में बताना तुमको वीडियो कैसी लगी। ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब कर देना चैनल को। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए सायोनारा।